वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। अहिल्या नगरी के वरिष्ठ समाज सेवी श्याम सुंदर यादव जी का राष्ट्रीय स्तर पर नाम है। आप कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और इंटक से भी जुड़े हुए हैं। हम उनसे एक खास साक्षात्कार लेने जा रहे हैं। यह वैचारिक मुलाकात आपको बहुत अच्छी लगेगी, इस उम्मीद के साथ में सवाल हमारे, जवाब आपके। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। हम आपसे ये जानकारी चाह रहे थे कि इंटक में आप कब से आए? मैं 1959 से इंटक का साधारण सदस्य बना था जी। और 1956 में मैं 16 साल की उम्र में मील में नौकरी में लगा था। जबकि फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक 18 वर्ष पूरा होना चाहिए, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से मैं 16 साल में मील में लग गया और उन दिनों इतनी पूछताछ नहीं होती थी। इंटक का एक शानदार इतिहास रहा है। इसमें कौन कौन से लोग संस्थापक रहे, आप नाम जानना चाहेंगे? इसमें एक तो इंदौर के ही वरिष्ठ नेता रहे, लेबर मिनिस्टर रहे, श्री वी द्रविड़ साहब जी, जो संस्थापक में उस समय कॉन्स्टिट्यूशन हॉल दिल्ली में मौजूद थे। जी। और एक उनके और अभिन्न और आदरणीय थे गुलजारी लाल नंदा, जो देश के 2 बार प्रधानमंत्री भी कार्यवाहक बने। कांति भाई मेहता थे, खंडू भाई देसाई थे, काशीनाथ पांडे थे, केलादी जिला के विभिन्न ग्रामों और काशीनाथ पांडे कानपुर वाले। इन लोगों ने, और भी बहुत से लोग रहे होंगे, लेकिन इतनों को मैं जानता। और ये लोग बारी बारी से कभी अध्यक्ष या कभी महामंत्री रहे। इसमें वी द्रविड़ साहब 1965 में उस समय ऑल इंडिया इंटक के अध्यक्ष हुए, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इस देश में कितनी ट्रेड यूनियन है अभी इस समय? वैसे तो 10 है जी। और 10 के मैं आपको कहें तो नाम बता दूं। हाँ जी। पर प्रमुख रूप से जी। 5 यूनियनें ज़्यादा सक्रिय हैं। जी। उसमें पहला है AITUC, जिसका निर्माण 1920 में हुआ। हमारे देश का जो श्रम कानून है, ट्रेड यूनियन एक्ट, वो 1926 में बना है। परंतु ट्रेड यूनियन का भारत में उदय 1920 में हुआ है, यानी प्रथम महायुद्ध के तत्काल बाद। 1914 से 1918 तक पहला महायुद्ध हुआ और दूसरा युद्ध हुआ 1939 से 44 तक। जो 1944 तक जेल में लोग थे, उसमें ज़्यादातर राष्ट्रीय विचारधारा के लोग और यूँ कहिए कांग्रेस के विचारधारा के लोग, या और आगे कहिए गांधी जी के अनुयायी थे। उन्होंने इस जेल के दौरान रहते हुए विचार किया कि चूंकि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कम्युनिस्टों से प्रभावित है, साम्यवादी ट्रेड यूनियन है, रशिया और चीन के विचारों की है, तो क्यों ना हम एक हमारी भारतीय ट्रेड यूनियन का निर्माण करें। और जब वो बाहर सब निकले, जेल से छूटे, तो उन्होंने 3 मई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल रफ़ी मार्ग दिल्ली में ये निर्माण किया और उसके पहले अध्यक्ष जो हैं वो बनर्जी साहब बनाए गए। आपकी गजब की स्मरण शक्ति है, उसको हम साधुवाद देना चाहेंगे। एक सवाल आपसे और करने जा रहे थे कि मजदूरों की क्या क्या प्रॉब्लम है अभी इस समय? इस समय हंस जी समस्या ही समस्याएं हैं। जैसे प्रवासी मजदूर, मैं उनको इसलिए पहले जिक्र कर रहा हूँ और बाद में मैं औद्योगिक मजदूरों का कहूँगा, क्योंकि सुविधाओं में या जो कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त कर रहे हैं, वो औद्योगिक श्रमिक संगठन जो संगठित हैं, उनकी बदौलत उनको कुछ मिला है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ है प्रवासी, जिनको हम माइग्रेंट वर्कर कहते हैं। उसके बाद फिर रूरल वर्कर आता है, ग्रामीण किसान। इनकी स्थिति अभी यह है कि इस महामारी के पहले से कारखाने वालों ने कारखानों से उनको
बंद कर दिया। किसी कारखाने ने 500 रुपया दे के कहा अपने वतन जाओ, किसी ने वो भी नहीं दिया। और वो बेचारे तपती धूप में तड़पते हुए पैदल यात्रा करते हुए, क्योंकि प्रशासन ने तो मुख्य मार्गों पर रोकने के इंतजाम किए थे, तो वो लोग पटरी के रास्ते चल रहे थे और उनको इस बात का भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो ये जानते थे कि रेलवे बंद है, ट्रेन नहीं चल रही है, लेकिन उनको ये आभास नहीं था कि गुड्स ट्रेन मालगाड़ी चल रही है। और उसी में वो रात को थक के सो गए और औरंगाबाद के बाद 16 लोगों की कटकर मृत्यु हुई। ये इस देश का इससे बड़ा दुखद पहलू मजदूरों की बात आपने की नहीं हो सकती। दूसरी, बम्बई में रहने वाला मजदूर अगर उसको उत्तर प्रदेश में जाना है तो ये दूरी करीब 1600-1700 किलोमीटर की होती है। आप सोचिए 500 रुपये में क्या होगा, जब ट्रेन चल नहीं रही, बसेस चल नहीं रही है, तो ऐसे में उसका पहुंचना दूभर हुआ। मैं इसमें 1-2 प्रकरण में अपना उल्लेख करना चाहूँगा। मेरे गांव का एक लड़का बम्बई में धारावी में काम करता था। उसके पास जो पैसे थे उसने एक नई साइकिल खरीदी और 17 दिन की यात्रा करके बम्बई से वो हमारे गाँव जाजूपुर उत्तर प्रदेश में पहुँचा। तो गाँव वालों ने उसको क्वारंटाइन कर दिया कि वे 14 दिन तुम पंचायत भवन में रहो। ये प्रत्यक्ष है, ये कोई मैं दिखावा या वो नहीं कह रहा। ऐसे सैकड़ों हजारों मजदूरों को राजनीतिक पार्टियों ने, उसमें मैं कांग्रेस का नाम मैं इसलिए लेना चाहूँगा कि सोनिया गांधी जो उनकी नेता हैं, उन्होंने अपने अपने प्रदेश के प्रदेशाध्यक्षों को ये कहा कि आप उनकी मदद कीजिए, कुछ किराया दीजिए। जहाँ जहाँ सरकारें, उन्होंने भी वादा तो किया किंतु दिया नहीं। पहले श्रम मंत्रालय के सचिव महोदय ने, श्रम सचिव महोदय ने ये नोटिफिकेशन किया कि लॉकडाउन के दौरान जो आदमी ने काम किया या नहीं किया उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। बाद में फिर नो वर्क नो पे का उदाहरण दे दिया कि ये क्या है। आप पहले शब्द बात दिखाते हैं। मजदूरों की दुर्दशा इन दिनों सबसे अधिक, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं मजदूरों की बिरादरी कहाँ इसलिए नहीं, हकीकत है लोगों को काम नहीं मिल, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, स्कूलें बंद है, बस चलाने वाला जो स्कूलों की बस चलाते हैं उसके ड्राइवर और कंडक्टरों को कई स्कूल तो आगे बढ़ के पगार दे रहे हैं, लेकिन कई जगह वो बेचारे भूखे रह रहे हैं। जब आप दूरदर्शन पर देखते हैं, उनकी व्यथा देखते हैं। अभी कल ही मैं एक चैनल पे देख रहा था, वो बता रहा था कि ये देश की ये स्थिति है, यहाँ इतने लोग बेरोजगार हो गए। और सबसे बदनुमा पहलू जो आ गया है, अब मैं इंडस्ट्रियल वर्कर की बात कर रहा हूँ, जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनको कहा जा रहा है 55 वर्ष से ऊपर जो है वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेगी, VRS लेगी। VRS इस देश में पहले भी दिया गया है। तो जो आपकी बकाई सेवा है, मान लीजिए आप 52 साल के हैं और आपकी सेवानिवृत्ति 58 पे होना है, तो 6 वर्ष का वेतन भी VRS के साथ दिया जाए। अभी ये कुछ नहीं दिया जा रहा है और ऐसे लोगों को जबरदस्ती निकाला जा रहा है। क्या ट्रांसपोर्ट, क्या रेलवे, अब रेलवे को निजी हाथों में दिया जा रहा है, सारे एयरपोर्ट निजी हाथों में जा रहे हैं। तो जो जवाहरलाल जी ने प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण, हरियाली, कृषि का क्षेत्र और हमारे मजदूरों को, गरीबों के लिए जमशेदपुर, भिलाई, टाटा ऐसी जो इंडस्ट्री खोली थी, उसके पीछे उद्देश्य था सरकार के पास भी दौलत हो। कोऑपरेटिव का क्षेत्र खोला था कि ऐसे संस्थाओं में जनप्रतिनिधि भाग लें और उसके द्वारा देश चलाया जाए। मैं अभी आपको बात कर रहा था, विदेश की बात आपसे कर रहा था, मलेशिया जैसा देश, इजराइल जैसा देश कोऑपरेटिव मूवमेंट पे चल रहे हैं।
एक उनकी अर्थव्यवस्था शासन की अर्थव्यवस्था बराबर है। निजीकरण का भी इस देश में बहुत विस्तार हुआ, ऐसी बात नहीं है। टाटा, बिरला, डालमिया उस समय के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, मंगाराम। पर आज जो हो रहा है वो केवल और केवल कारपोरेट घराने, बड़े बड़े उद्योगपति, उनके हाथों में ये सारा जो सौंप दिया है, इससे आज नहीं कल उन लोगों को भी जिन्होंने ये निर्णय लिया है, उनको भी पीड़ा होगी, तकलीफ होगी और अफसोस होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। ये लड़ाई है दिए और तूफान की। वर्तमान में जो निजीकरण नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, इससे क्या मजदूरों को फायदा होगा? किसी कीमत पर नहीं होगा। उसकी मैं वजह बताता हूँ जी। अभी आपके सामने बैंकों का मामला सामने आया। इंदौर बैंक को मर्ज किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ये इंदौर का उदाहरण है। इसकी जो शाखाएं चलती थी, उनके कुछ लोगों को तो ऑब्जर्व किया, आपने रख लिया, बाकी के लोग तो बेरोजगार हो गए। तो बैंक का जो पुराना चेयरमैन राजन है, उसकी रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। वर्तमान में जो चेयरमैन है वो भी ये कहता है कि भाई आप कर्जा लेते हमसे जाएंगे और नहीं चुकाएंगे तो फिर अब निजीकरण के हाथों में चला जाएगा। भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस मुल्क में 75 के पहले साधारण आदमी, गरीब आदमी बैंक के गेट तक नहीं घुस सकता। राष्ट्रीयकरण होने से आज इस देश का हर नागरिक, और ये सरकार भी कह रही कि हमने जो है 15 करोड़ खाते खुलवा दिए। अब अगर ये फिर निजीकरण हो जाएंगे तो फिर ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लग जाएगा। तो साधारण मजदूर, साधारण गरीब और जो गरीबी रेखा से नीचे बैंक में नहीं जा सकते। मनरेगा जैसी एक योजना निकाली गई मनमोहन सिंह की सरकार ने, वो इतनी अच्छी योजना कि ऐसे मजदूरों को काम मिलता है। और सुनने में आता है कि कभी कभी उसका भी बजट पूरा नहीं हो पाता। तो मजदूर की वजह से श्रमेव जयते का जो नारा था, सत्यमेव जयते को जो श्रमेव जयते किया गया। और ये धरती तो ठीक है, स्वर्ग में भी विश्वकर्मा को महान मानते हैं क्योंकि निर्माण वो करते हैं। सारी दुनिया को बनाने वाला मजदूर, निर्माण करने वाला मजदूर, भवन बनाने वाला, सड़क बनाने वाला, अगर इस देश में भूखा मरेगा तो देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छी आप आवाज़ उठाने जा रहे हैं और बहुत अच्छा ये साक्षात्कार जारी है। एक सवाल आपसे ज्वलंत मुद्दे पर, और आप देख रहे हैं मजदूरों की दुर्दशा हो रही है, सरकार ध्यान वर्तमान में नहीं दे रही है, तो इसमें क्या ट्रेड यूनियनों की कमजोरी मानते हैं आप? बहुत मानता हूँ। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ट्रेड यूनियन का जो स्वरूप आज़ादी के बाद शुरू हुआ था और जो हमारे पूर्वज नेताओं ने लड़के, संघर्ष करके, शांति तरीके से सत्याग्रह करके जो अधिकार और जो कानून बनवाए थे, वो आज सब कानूनों को विखंडित किया जा रहा है। ट्रेड यूनियनें कमज़ोर हैं, लड़ रही हैं, लेकिन फिर भी कमजोरी का कारण ये सरकारें भी हैं। एक दो उदाहरण मैं इसके देना चाहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो विश्व की मजदूरों की सर्वोच्च संस्था है और स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में है, उसका ILO कहते हैं अंग्रेजी में। वहाँ हर देश के प्रतिनिधि हर वर्ष जाते हैं। मालिक का प्रतिनिधि, मजदूर का प्रतिनिधि और सरकारों के प्रतिनिधि। लेकिन वहाँ जो रेजुलेशन पास हुआ होता है, उसका रेजुलेशन का अगर किसी मुल्क ने कहा कि हम इसको अक्षर से लागू करेंगे तो उसको लागू करना होता है। और अगर वो ये कह दे कि मैं अपने मुल्क में, अभी मेरे देश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, तो वो नहीं करते। भारत में जो प्रतिमान लागू हुए, जो वहाँ के प्रस्ताव पास हुए, वो इम्प्लीमेंट क्यों हो रहे हैं? इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, भारतीय श्रम सम्मेलन, इस देश की संसदीय प्रणाली की सर्वोच्च संस्था है। उसमें ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि,
मालिकों के प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि बैठ। ये अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह तो ये बराबर चला, अभी तो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग ही नहीं। कैसे आप मजदूरों का भला करेंगे जब उनकी समस्या आप जब बीमारी नहीं बताएंगे तो कितना ही विद्वान डॉक्टर होगा उसका इलाज कैसे करेगा। एक सवाल आपसे, और आप भी वीवी द्रविड़ जी से बहुत जुड़े हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सम्मानित नाम रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, गांधी जी को मैंने देखा जरूर है, नेहरू पार्क में आया था, पर उस समय में 3.5-4 साल का था। लेकिन अगर मैं द्रविड़ साहब की व्याख्या ये कहूँ कि महात्मा गांधी थे वो, तो ये अतिशयोक्ति इसमें नहीं होगी, क्योंकि वो गांधी आश्रम कस्तूरबा से ही प्रशिक्षण लेकर ट्रेड यूनियन मूवमेंट में आए थे, जबकि वो बहुत बड़े घराने के थे। बीड़ एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ उनके पिताजी रेलवे कॉन्ट्रैक्टर थे, अन्ना साहब, और बहुत उनकी ज़मीन जायदाद थी। लेकिन उसके अन्ना साहब के जाने के बाद द्रविड़ साहब ने वो ज़मीन जायदाद को शिक्षा विभाग को दे दिया कि हाँ स्कूल बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए। वो सारा जीवन बैचलर रहे, उन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन वैवाहिक जीवन के बारे में भी बहुत उनको अनुभव था। और सबसे बड़ी बात तो ये है हंस जी कि भारत में जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, जेल यात्राएं की, उसमें पहले नंबर के वो थे, उनकी इतने महीनों की सालों की जेल यात्रा थी। जब इंदौर के कलेक्टर ने उनको कहा कि साहब ये स्वतंत्रता संग्राम की पेंशन प्रारंभ में, आज तो 30-35 हज़ार हो गई होगी, 600 रुपया थी, तो 600 रुपये का चेक, प्रशस्ति पत्र और ताम पात्र लेकर के गए, तो द्रविड़ साहब ने प्रशस्ति पत्र ले लिया, ताम पत्र को भी स्वीकार कर लिया, और जो 600 रुपये का चेक था वाउचर सहित लौटा दिया। उन्होंने कहा कि हमने जेल यात्रा देश के आज़ादी के लिए, गांधी जी के बताए हुए मार्ग को चलने के लिए की थी, इस गरज से नहीं किया कि हमको पेंशन मिलेगी। अब सोच लीजिए, अब उनके बारे में बेहद जाना। एक संस्मरण पिछले दिनों आपने सुनाया था, लगभग 5 साल पहले मुझे इंटरव्यू में बताया था कि द्रविड़ साहब एक आंदोलन हो रहा था, उनका कुर्ता फट गया था, ऐसी कोई घटना? दिवाली का ये बहुत मालूम बात है, मैं उसके बाद भी ठीक से कह नहीं पाऊंगा। हाँ जी। लेकिन हुआ ये था बोनस दिवाली का कि इंदौर में एक मिल ने बोनस नहीं दिया। हाँ। तो उन्होंने आंदोलन का रुख अख्तियार किया, और हम लोगों को मालूम तब पड़ा जब उनकी अरेस्टिंग हो गई। तो मालूम चौराहे पर उनकी गिरफ्तारी हुई, तो उनको मोती बंगला लाया गया कमिश्नरी में। हम लोगों को मालूम पड़ा तो हम लोग वहाँ पहुँच गए, घेराव हो गया मोती बंगले का। आज की बराबर पुलिस होती तो लाठी डंडे मार के भगाती, लेकिन उन्होंने कॉरिडोर बना लिया, लेकिन हम लोगों पर हमला नहीं किया। उस समय जब हम लोगों ने डिमांड की कि द्रविड़ साहब को हमारे बीच में लाया जाए, प्रशासन और कलेक्टर ने कहा कि जब तक इनकी वो क्या बोलते हैं जमानत नहीं होगी, मुचलका नहीं भरा जाएगा, तब तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा हम छुड़ाना नहीं चाहते, पर उनको हमारे बीच में लाया गया। तो जब लाया गया तो ये फटा हुआ था। और इससे जुड़ी हुई हंसी एक बात आपने प्रश्न किया, इसलिए मैं बताता हूँ कि वो 16 साल मिनिस्टर रहे मध्य प्रदेश में, कोऑपरेटिव मिनिस्टर रहे, श्रम मंत्री रहे, और भी कई पोर्टफोलियो थे, नर्मदा घाटी के भी रहे। उन्हीं के समय में चंबल बना जवाहरलाल जी आए थे। 2 जोड़ी, 2 धोती और 2 कुर्ता, इसके अलावा उनके पास कभी नहीं था। महावीर जी के भी सच्चे अनुयायी थे। और एक बार हमारे एक वरिष्ठ साथी ने गांधी पर वो 2 अक्टूबर को जो रिबेट मिलती है, उसकी वजह से कुर्ता पजामा लिया है। बंसीलाल भेद नाम था, स्वर्गवासी हो गए वो भी। तो द्रविड़ साहब ने कहा, बंसीलाल मेरे पास 2 कुर्ता 2 धोती है, फिर ये तीसरी क्यों ले आया? तो उन्होंने कहा कि देखिए गांधी जयंती से रिबेट थी, तो मैंने बोले इसको वापस करके आओ। तो ऐसे आदमी के बारे में क्या कह सकता हूँ मैं कि जो आदमी
16 वर्ष का मिनिस्टर रहे, उसका कोई प्लॉट नहीं, कोई मकान नहीं, कोई संपत्ति नहीं। गुजारा वो अपने और अपने भाई का करवाते थे। जो विधानसभा की जो उनको एमएलए की जो पेंशन मिनिस्ट्री की मिलती, ये है उनके बारे में। एक देश से संबंधित और आपसे सवाल, आप एक चिंतक हैं, विचारक हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं भी आपने की। अभी देश की समस्या ये है कि देश के सामने बहुत सारी समस्या भारत के सामने। चाइना का अटैक कभी भी हो सकता है, पाकिस्तान भी सर उठा रहा है, कश्मीर भी धू करके जल रहा है, नक्सलवाद भी देखिए कितना बढ़ रहा है, और मजदूरों की स्थिति खराब है, निजीकरण होने वाला है। ऐसे समय राम मंदिर बन रहा है, तो देश को भी राम मंदिर की जरूरत है कि गरीबों की सेवा की। देखिए, जिन मुल्कों का आपने नाम दिया जी, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि चीन ने पहले भी हमला किया, जी, पाकिस्तान ने भी 2 बार किया। सबसे अफसोसजनक बात है कि नेपाल हमारे विरुद्ध क्यों हो गया है, हाँ जी, श्रीलंका हमारे खिलाफ क्यों हो रहा है। तो नेपाल और श्रीलंका का खराब होने का मतलब ये है, भूटान हमारे खिलाफ हो गया कि हमारी जो सीमाएं हैं वो अब सुरक्षित नहीं लगती, और हम अपने आप को कितने सुरक्षित महसूस कहें, लेकिन अर्थव्यवस्था तो हमारी नीचे जा ही रही थी। और उसमें ये कोरोना का एक, इसको महामारी कह लीजिए, कोविड-19 कह लीजिए, लेकिन ये भी घातक है। लेकिन जैसा मैं विचार करता हूँ, और आपने आखिरी में एक सवाल पूछा राम मंदिर का, ये एक श्रद्धा का केंद्र है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। लेकिन मंदिर में भगवान रहते हैं, उनकी हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, श्रद्धा करते हैं, लेकिन एक वैभवशाली, एक विशाल, और पिछले दिनों तो स्टैचू बनाने का जो चल गया है, ये जो धन दौलत हम इतनी अधिक खर्च कर रहे हैं, तो शायद हमारे जिनके लिए हम ये निर्माण कर रहे हैं वो भी शायद प्रसन्न इस बात से नहीं होंगे, जिस देश में बेकारी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है। क्योंकि पहले के सल्तनतकर्ताओं ने ये कहा है कि इस देश के तीर्थ वो हैं भाखड़ा नंगल डैम, ये तीर्थ वो हैं भिलाई इस्पात, ये किसी सेठ साहूकार या व्यक्तिगत दौलत नहीं है, और इनसे लोगों को 4 रोजगार मिलेगा। इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सुना है नवल टाटा कि कोई अपनी संतान नहीं, मेरे पास प्रमाण नहीं है, हमेशा वो गोद लेते थे। तो उन्हें एक गोद लिया, जब पहला लड़का उसको अमेरिका भेजा, तो जब अमेरिका से वो पढ़ के आए तो उन्होंने कहा तुम क्या करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं भूखों को भोजन खिलाना चाहता हूँ। तो टाटा जमशेद ने कहा, एक थप्पड़ लगाया कि तुम लोगों को भिखारी बनाना चाहते हो, अपनी दया पे उनको निर्भर करना चाहते हो। फिर पिताजी मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कारखाने खोलो, उद्योग खोलो, लोगों को रोजगार दो, उसमें नौकरी करेंगे, स्वतः रोज भोजन करेंगे, अपने परिवार का विकास करेंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे, देश की उन्नति करेंगे। तो ये चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे, हर हाथ को काम कहेंगे खाली, वो हाथ खाली है, काम नहीं देंगे, तो फिर आप चाहे हिंदुस्तान का, आप सुनते रहते हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ कि फला जगह एक महंत के पास इतनी दौलत निकली, इतनी दौलत निकली। तो भगवान भी जो है दुखियारों का, गरीबों का पालनहार है, सबसे बड़ा उसके वही है। भगवान का सबसे बड़ा भक्ति वही है कि गरीबी मिटना चाहिए, लोगों को 2 जून का भोजन मिलना चाहिए। आपने इजराइल यात्रा की, वहाँ आपने बताया था कि सैन्य शिक्षा बहुत जरूरी है, तो क्या बताना चाहेंगे आप? आत्मरक्षार्थ, हाँ, आत्मरक्षा, हम किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। जी, जैसे आज भी हमारी निर्भरता शुरू तो हुई थी, हम आत्मनिर्भरता काम करने, लेकिन नहीं कर पाए। पहले भी हम लाए थे बाहर से, किसी दूसरे मुल्क से, अभी भी हम जितनी भी चीज़ें ला रहे हैं वो बाहर से ला रहे हैं। इजराइल ने ये सब चीज़ें खुद ईजाद की है।
और हर एक देशवासी को राष्ट्रभक्त, अनुशासनहीनता और मिलिट्री ट्रेनिंग का कैंप तैयार किया। उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। हमारे यहाँ भी अब महिलाएं मिलिट्री में ऑफिसर बन रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि शुरुआत, लेकिन वहाँ मैं 79 में गया, आज से कितने वर्ष पहले, जहाँ आदमी को ये कहने की जरूरत नहीं होती थी कि महिलाएं क्या काम करेंगी, वो सब उस समय भी हवाई जहाज उड़ाती थी देश के प्रति लड़ा। तो अगर आप अपने देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, मैंने जैसे कहा कि ये जोड़ता हूँ मैं कि वहाँ मैंने 1% भी बेरोजगारी नहीं देखी। 1 महीने रहा मैं और एक ही यूनियन देखी वहाँ, इंस्टीट्यूट, दूसरी यूनियन नहीं है। तो यूनियन का जो पूरे इजराइल मुल्क का जो अध्यक्ष था, मैंने उससे पूछा कि आपको हड़ताल करना पड़ती है, आंदोलन करना पड़ता? तो उन्होंने कहा इस देश के प्रधानमंत्री की ये स्थिति है कि हमसे बराबरी में बैठ के बात करता है और हमारी हैसियत भी उसके बराबर है। हम किसी उद्योगपति के दान पर या सहयोग पर निर्भर नहीं है। तो उस मुल्क की, वो फलों का बहुत बड़ा देश है, फल वो जो है निर्यात भी करता है, उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत। हम क्यों नहीं ये कर सकते? हमारे देश में तो सभी चीजें भंडार है, उसको हम क्यों नहीं, अभी कुछ वैज्ञानिक लोग निकाल रहे हैं। तो जब तक आत्मनिर्भर आप नहीं बनोगे, जैसे हम कृषि पर पहले निर्भर थे, अमेरिका का अनाज खाते थे, आज हम निर्भर हैं। और हमारी निर्भरता देखिए कि हमारे सैकड़ों टन, हजारों टन अनाज जो है व्यस्त। कितनी उम्र है आपकी अभी समय? देखिए मेरी उम्र का तो मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटे से गांव में, घर में मेरा पैदाइश हुई थी। कहाँ पर हुई आपकी पैदाइश? ये जाजूपुर गांव है, कुंडा तहसील, प्रतापगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद से बॉर्डर उसकी लगी है। इस तरफ इलाहाबाद है, इस तरफ रायबरेली, इस तरफ से। पिताजी का शुभ नाम? स्वर्गीय श्री राम शरण जी यादव। माता जी का शुभ नाम? श्रीमती महारानी देवी। कहाँ तक एजुकेशन हुआ? मेरा एजुकेशन में केवल 7वीं पास हूँ, पर मैंने ट्रेनिंग वेद विशारद ये सब और आप जैसे लोगों के संपर्क में रहकर के मैंने कुछ सीखा। ये इंदौर में कब से आप? मैं 4 साल की उम्र से हूँ, मतलब मैं 40 का मैं पैदा हुआ, 44 में मेरे पिताजी यहाँ ले आए। और मेरे यहाँ आने का कारण मेरे ग्रैंडफादर बाबा साहब हैं, स्वर्गीय राम शरण जी के पिता श्री स्वर्गीय केदारनाथ जी। आप भी किसी मिल में रहे? भंडारी मिल कहलाती थी, बाद में वो होप टेक्सटाइल। कितने साल तक? मैंने वहाँ 2002 तक अपनी हाजिरी भरवाई है और 1986 तक एज लेबर, एक मजदूर, कपड़ा बनाने का काम किया है। कितने साल हो गए आप देख रहे हैं कि मिलें बंद हैं, 2 साल की 6 या 7? अब क्या मानते हैं आप? इसके पीछे भी सरकार की नीतियाँ दोषी हैं। कांग्रेस के जमाने में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब मिल मालिकों ने हाथ ऊंचे कर दिए, 74 का जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने एनटीसी का गठन किया था, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, और स्टेट टेक्सटाइल कॉरपोरेशन का गठन किया, राज्य वस्तु उद्योग निगम, स्टेट टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, इसके अंदर राज्य सरकारें अपनी नीति चलाई। लेकिन ये 2003 में मुझे कहने में अफसोस होता है कि बहुत ब्रिलियंट लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी सरकार में काशीराम जी राणा टेक्सटाइल मिनिस्टर हुए, तो उन्होंने हिंदुस्तान की 55 इकाइयाँ, एनटीसी की 119 इकाइयों में से 55 इकाइयाँ बंद कर दी। उसमें से इंदौर की 3, उज्जैन की 1, राजनांदगांव की 1। और ट्रेड यूनियनों के संघर्ष से, ट्रेड यूनियन को एक हवाला मैं और देना चाहता हूँ कि पहले आईटीयूसी अलग लड़ता था, एआईटीयूसी अलग लड़ता था,
भारतीय मजदूर संघ अलग लड़ता था, हिंद मजदूर संघ अलग लड़ता था। इन दोनों वो सब एक हैं। उसके बाद भी सरकारों को सुनाई नहीं दे रहा है। तो सब ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी थी। फिर भी लोगों को वीआरएस बड़ी मुश्किल से मिला और ये मीलें जो बची हैं दो मध्य प्रदेश की, एनबीटी भोपाल, न्यू भोपाल टेक्सटाइल और ताप्ती मिल बुरहानपुर, 7 यूनिट थी मध्य प्रदेश में, जिसमें 1 यूनिट बीएनसी की बंगाल नागपुर कॉटन मिल राजनांदगांव की, वो अब छत्तीसगढ़ में चली गई, वो भी बंद है। 3 इंदौर की 4 और 1 उज्जैन। उन 55 यूनिट में से 5 मिलें जो बंद हुई। इंदौर का जो एक औद्योगिक शहर था, टेक्सटाइल के लोगों की वजह से जाना जाता था और इसको भारत में छोटा मैनचेस्टर कहा जाता था, क्योंकि ब्रिटानिया में कपड़े का सबसे बड़ा टेक्सटाइल सेंटर था मैनचेस्टर। बहुत जानकारीप्रद आपका साक्षात्कार जारी है। एक और मैं आपसे सवाल करने जा रहा था कि क्या पद है अभी आपका इंटेक में महामंत्री? मैं ऑल इंडिया का संगठन मंत्री हूँ, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटेक दिल्ली का। मध्य प्रदेश का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और बहुत सारी यूनियनों में, बहुत सी संस्थाओं में काम कर रहा हूँ। इंटेक की कितनी ब्रांच है देश में? अब ये तो आपने ऐसा सवाल पूछा है, लगभग लेकिन 10,000 से ऊपर ही है, लगभग 11,000 यूनिट्स है जो एफिलेटेड है INTUC से। और मध्य प्रदेश में 181 यूनिट है, 181 यूनियन जो इंटेक से एफिलेटेड है, डेली देती है आसान, स्टेट की भी परसेंट है। आने वाले दिनों में इंटेक की कुछ भूमिका या कुछ कार्य योजना बताने का? हमारे अभी कल ही वर्चुअली मीटिंग हुई थी, उसमें स्ट्रगल फंड निकाला गया है और उसकी सीमा 1 करोड़ रुपया रखी है। उसमें 50,000 का मैंने भी भुवनेश्वर में देने का इंडिया ट्रस्ट से वादा किया है। 20,000 रुपया मैं दे चुका हूँ, 30 मुझे और देना है। इस तरह 1 करोड़ रुपया अगर इकट्ठा हो जाएगा तो ये सरकार जो मजदूर विरोधी कानून बना रही है या लागू कर रही है, इसके विरोध न्यायालय में और सड़कों पर लड़ाई लड़ी जाएगी, ये महामारी समाप्त होने के बाद। इस समय मैं उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जिक्र करना चाहता हूँ, उनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह राजस्थान में मजदूर विरोधी श्रम कानून पास किए गए वसुंधरा जी के ज़माने में, जिस तरह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान के राज में पिछली बार और अभी भी श्रम कानूनों को मजदूर विरोधी बनाया गया, इसी तरह उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी बनाया। लेकिन वहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ट्रेड यूनियनों ने पैरवी की। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि इसको आप वापस ले लीजिए। तो नोटिफिकेशन हुआ वहाँ के श्रम सचिव का कि हम इसको वापस लेते हैं। ये प्रशंसा की बात है। भाभी का शुभ नाम? श्रीमती ननकी बाई नाम था उनका, अभी है, गुजर गई 2005 में उनकी। और पुत्र कितने आपके? 2 बेटे 2 बेटियाँ। क्या नाम है उनके? एक का नाम है कमल किशोर, एक का नाम है राजेश। 2 बेटियां हैं, एक बड़ी है शशि, इसके 2 बेटे हैं, एक इंजीनियर एक डॉक्टर और वो भी विडो हो गई अभी, और एक छोटी बेटी है सुशीला जो एडवोकेट है और अनमैरिड है और मेरे साथ INTUC में काम कर रही है। एक सवाल और हम करने जा रहे हैं। आपकी लगभग 71 से ऊपर उम्र है, इसका क्या राय, क्या रहस्य है, क्या आपका अच्छा? द्रविड़ साहब का सादा जीवन, उच्च विचार, शाकाहार, सदाचार। मैं उच्च विचार तो नहीं कहता, लेकिन सादा जीवन तो है। हाँ। और इसका श्रेय मेरे स्वर्गीय माता पिता को और मेरे राजनीतिक गुरु बीवी द्रविड़ को जाता है जी। क्योंकि ये तीनों मेरे माता पिता भी शुद्ध शाकाहारी थे, दीक्षा वाले, और द्रविड़ साहब तो थे ही वीर के ब्राह्मण। तो इनकी संगत और इनके आशीर्वाद से मैंने आज तक, जो कहते हैं कि अंडे को भी वेजिटेरियन कहते हैं, मैंने उसको भी नहीं छिया।
और दूसरा कारण ये है कि मैं घर के भोजन के अतिरिक्त रेस्टोरेंट, होटल और समारोह में भोजन पिछले 12 वर्षों से नहीं कर रहा हूँ। ये कारण हो सकता है उसका। और मेरे जो संगी साथी हैं वो भी इन्हीं विचारों के हैं। देश के मजदूरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने पूरे जीवन मजदूरों के लिए कार्य करने के लिए लगाया। मैं ये संदेश जरूर देना चाहता हूँ, इस उम्र में निराश होने की जरूरत नहीं है, संघर्ष करने की जरूरत है। पहले भी मजदूरों के हित में कानून संघर्ष करके बने थे और अब भी आप संघर्ष करिए, लेकिन किसी जनहानि और बिगड़ तोड़ फोड़ के गांधी जी का जो प्रिय सत्याग्रह आंदोलन है उसी रास्ते से आप अपने उस व्यवस्था को, आपके उस सम्मान को श्रमेव जयते बना सकते हो। सवाल है इंतजार का, एकजुट होने का। अभी क्या होता है, कुछ मजदूर ऐसे हैं उन्हें पीड़ा तकलीफ नहीं है तो सोचते हैं हमारा इससे क्या देना है, उनको भी उनका सहयोग करना होगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले दिनों में उनका भविष्य उज्जवल होगा, देश में उनकी कीर्ति बनेगी और पहले जैसा श्रम पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता था फिर से वो व्यवस्था कायम होगी। ये मेरा दृढ़ भरोसा है और इसके लिए श्रमिकों को ये कहना चाहता हूँ, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप जिस विचारधारा के भी हो, जिस ट्रेड यूनियन को भी मानते हो, अपना उसमें योगदान आपका एक निष्पक्ष और निर्भीक विचारों के लिए बहुत बहुत हम आपको बधाई देना चाहेंगे। अंतिम सवाल हम करने जा रहे हैं आपसे कि देश में मीडिया की भूमिका क्या है और क्या होनी चाहिए? मीडिया की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है देश के विकास में। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको आप अन्यथा न लें और मैं कुछ ऐसी बात भी नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारा चौथा स्तंभ है जो समाज को, देश को, न्यायपालिका को, विधायिका को जागृत करती रही है और समय समय पर इसको सोते हुए को जगाया है उन्होंने कि आप गलत दिशा पर जा रहे हैं, आप इस काम को ऐसे करिए, समाज कल्याण इसमें ऐसा होगा, विकास ऐसा होगा, देश की प्रगति ऐसी होगी। अब इसमें थोड़ी कमी है। और जो हमारे देश का प्रिंट मीडिया का जो स्थान था और आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई है, 1 मिनट में पूरी दुनिया में संदेश पहुंचा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, लेकिन अब इसमें तो थोड़ा सा और सुधार की जरूरत है। हम ये नहीं कहना चाहते कि वो पक्षपात कर रहे हैं, हम ये भी नहीं कहना चाहते कि वो अपनी कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, परंतु हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि यही है जो समाज को उसके चक्षु खोल सकता है। भटके हुए लोगों को ये जो आजकल राजनीति जो दल बदल की और इधर उधर की हो रही है, इससे देश का भला नहीं होने वाला है। और ये रास्ता केवल मीडिया ही, पत्रकार बंधु और प्रिंट मीडिया ही दिखा सकते हैं, ये कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने बताई।